नमस्कार मित्रों, माई बाप के लिए राकेश अचल मैं हूँ आज आपके बीच में। और आज का मुद्दा है बिल्कुल अलग, बिल्कुल ताज़ा मुद्दा है कि भारत की जो संसद है जिसका शीतकालीन सत्र आज शुरू हुआ है, ये संसद क्या अपने पूरा सत्र में कुछ कामकाज कर पाएगी या इसमें केवल हंगामे होते रहेंगे। इस संसद सत्र के शुरुआत में जिस तरह से सदन के नेता माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने जिस तरीके से विपक्ष को लताड़ लगाई है, उससे लगता है कि ये सत्र भी हंगामे में ही डूबा रहेगा और सरकार जो कार्रवाइयाँ करना चाहती है वो कार्रवाई इस हंगामे के बीच में ही पूरी कर लेगी। कारण यह है कि इस समय महाराष्ट्र में जो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली महायुति को प्रचंड बहुमत मिला है, इससे भारतीय जनता पार्टी सरकार की जो हौसले हैं वो सातवें आसमान पर हैं, वो किसी को गिन नहीं रहे हैं। और आपने देखा कि पिछली संसद में किस तरह से हमारे यहाँ थोक में संसद सदस्यों को निलंबित किया गया था। उसमें कुछ के ऊपर यही था कि वो आरोप था कि वो हंगामा करते हैं, काम नहीं करने देते हैं, लोकसभा अध्यक्ष की अवमानना करते हैं, सदन की अवमानना करते हैं, प्रधानमंत्री की अवमानना करते हैं। तो देखिए, संसद तो इस देश का सबसे बड़ा मंच है जहाँ पर कि जनता के मुद्दों पर बातचीत होती है और ये सरकार की जिम्मेदारी है कि वो सदन को सुचारू रूप से चलाए। पुरानी परंपरा है कि जब सदन शुरू होता है तो उसमें सर्वदलीय बैठक होती है, उसमें सब दलों के नेता बैठते हैं और आपस में बातचीत कार्यसूची पर होती है, लोकसभा के अध्यक्ष भी होते हैं और कोशिश करते हैं कि सदन सुचारू रूप से चले। लेकिन जब से ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार सत्ता में आई है तो आप देखेंगे दूसरी बार जब ये सदन का गठन हुआ था तो लोकसभा अध्यक्ष हों चाहे राज्यसभा के सभापति उपसभापति हों, सब ने एक हेडमास्टर की तरह संसद को चलाया था और 1 2 3 4 नहीं बल्कि 100-150 सांसदों को सदन के बाहर करके थम्पिंग मेजॉरिटी जैसे कहते हैं ना, मेजें थपथपा करके अपने प्रस्तावों को पारित करा लिया था। और जिसका क्या नतीजा हुआ ये आप सबके सामने है। देश में जो हमारा राजनीतिक सौहार्द है, उसकी जो परंपरा है, जो पुरानी विरासत है, वो अब बिल्कुल धूल धूसरित हो चुकी है, उसकी कोई जिक्र भी नहीं करता। सब एक दूसरे पर आंखें तरेरने के लिए तैयार हैं। पक्षों या विपक्ष एक दूसरे को शत्रु समझने लगे हैं, जबकि ये शत्रुता का मामला नहीं है। संसद के दोनों सदन लोकतंत्र को के लिए प्रतिबद्ध होते हैं, जनता उन्हें चुनकर भेजती है। अब कम संख्या में आए या ज़्यादा संख्या में आए, इस बात को लेकर के अगर कोई टीका टिप्पणी करता है, कोई ये कहता है कि जनता द्वारा ठुकराए गए लोग संसद में हंगामा करते हैं, तो ये निश्चित रूप से चिंता की बात है। संसद में जो लोग पहुँचे हैं उन्हें जनता ने नहीं ठुकराया, वो तो चुन के ही गए हैं। लेकिन जो लोग नहीं, जो हार गए हैं वो संसद पहुँचे नहीं हैं, तो जो जीते हुए लोग हैं उनकी बात तो आपको सुनना पड़ेगी। वो जिन मुद्दों को उठा रहे हैं उनका आप धैर्यपूर्वक सुनिए, उनका जवाब दीजिए, संतुष्ट करने की कोशिश कीजिए। लेकिन हेड मास्टरी से संसद कभी चली नहीं, ना नेहरू के ज़माने में चली, ना इंदिरा गांधी के ज़माने में चली, ना शास्त्री जी के ज़माने में चली, ना राहुल गांधी के ज़माने में चली, ना डॉक्टर मनमोहन सिंह के ज़माने में चली, किसी के भी ज़माने में नहीं चली। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी के ज़माने में चली। संसद हेडमास्टर जैसे चलाते हैं ऐसे लोकसभा अध्यक्ष ने चलाई। उन्होंने बाकायदा संसद के सदस्यों को डांटा डपटा, बैठ जाओ, चुप, तुम नहीं बोलोगे, ये नहीं करोगे, वो करोगे, इस तरीके से होता रहा, जबकि संसद की बड़ी मान्य परंपराएं रही हैं। अब मुझे लगता है कि संसद में इस समय जो गर्मागर्म मुद्दे हैं वो महाराष्ट्र चुनाव में तथाकथित धांधली हो सकता है, हो ना हो तो संभल में और बहराइच में जिस ढंग से दंगे किए गए या कराए गए या हुए उनको लेकर हंगामा हो सकता है। वक्फ बोर्ड कानून में संशोधन का मसला पड़ा हुआ है, उसको लेके हंगामा हो सकता है।
लेटरल एंट्री के पुराने जो कई विधेयक पड़े हुए हैं उनको लेकर हंगामा हो सकता है, लेकिन हंगामा होना कोई ऐसी चीज़ अप्रत्याशित चीज़ नहीं है। हंगामा तो सदन में होना ही चाहिए, बातचीत होनी चाहिए, सुना जाना चाहिए लोगों को, कमेटियां गठित होना चाहिए। अब अडानी के मामले को लेकर को तो हंगामा होगा ही, इसे कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि अडानी के खिलाफ जिस तरह से अमेरिका की अदालत में मुकदमा दर्ज हुआ है, वहाँ से गिरफ्तारी वारंट उनका जारी हुआ है, तो उसको लेकर के देश की बड़ी बेइज्जती हुई है, फजीहत हुई है, इसलिए उस पर तो हंगामा होगा, क्योंकि वो A1 A2 के नाम से प्रसिद्ध हैं और सरकार के साथ खड़े रहते हैं पर्दे के पीछे। तो सरकार को इस मामले पर जवाब देना ही पड़ेगा, क्योंकि इसमें अकेले अडानी साहब नहीं है, गौतम अडानी साहब का अकेला कोई भूमिका नहीं है, इसमें सरकार की भी भूमिका है, इसमें सेबी की भी भूमिका है, सेबी चेयरमैन की भी भूमिका है, जिनके खिलाफ पहले से जेपीसी एक गठित की गई है आरोपों की जांच के लिए, और वो जेपीसी के सामने पहुंच नहीं रही हैं, वो अपने आप को जेपीसी से बड़ा महसूस कर रही हैं। तो संसद की गरिमा को बनाए रखने की जिम्मेदारी केवल विपक्ष की नहीं होती है, सभी पक्षों की होती है, और ज़्यादा जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की होती है। लेकिन मैं पिछले 10 साल से देख रहा हूँ, बल्कि ये 11वां साल भी शुरू हो गया, संसद का एक सत्र हो चुका है, बजट सत्र हो चुका है, उसमें जिस ढंग से पक्ष और विपक्ष के बीच में तनातनी दिखाई देती है, एक तरह का बेमनस्य दिखाई देता है, उससे देख करके डर लगता है। और मुझे ये डर इसलिए लगता है क्योंकि अब संसद से बड़ा मंच हमारे पास कोई बचा नहीं, सड़क पर हम बात कर नहीं सकते, हमारी मशीन और मशीनें संदिग्ध हो चुकी हैं, न्यायपालिका संदिग्ध हो चुकी है, ऐसे में आदमी जाए तो जाए कहाँ। संसद के अलावा और सड़क के अलावा दो ऐसे मुकाम हैं जहाँ पर जनता अपनी आवाज़ बुलंद कर सकती है। तो सड़क पर अगर बुलंद करती है तो सुरक्षा बल लाठियाँ चलाते हैं, आंसू गैस के गोले छोड़ते हैं, और प्रतिकार करने वालों के घर के सामने बुलडोजर लगा दिए जाते हैं। अब संसद में भी अगर नहीं बोलने दिया जाएगा और उस हंगामे को अन्यथा लिया जाएगा, उसको अलोकतांत्रिक माना जाएगा, तो बड़ा मुश्किल होगा। लोकतंत्र को सुचारू रूप से आगे बढ़ाने के लिए विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच संवाद शून्यता नहीं होनी चाहिए। दुर्भाग्य ये है कि पिछले कई वर्षों से ये संवाद शून्यता बढ़ती जा रही है, लोग आपस में बातचीत नहीं करते हैं, लोग हंसी ठिठोली नहीं करते हैं, लोग चर्चा में बहुत छिछलापन दिखाते हैं। छिछलापन मैं बहुत दर्द के साथ कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने इसी संसद में ऐसी गंभीर चर्चाएं सुनी हैं सांसदों की, चाहे वो माननीय सत्ता पक्ष के सांसद हों, चाहे वो माननीय विपक्ष के सांसद हों, कि उन चर्चाओं को सुनने के लिए हम लोग पूरे दिन भर, जब से टेलीविज़न पे आना शुरू हुआ तब से तो बैठते ही हैं। उसके पहले जब संसद समीक्षा, जब दूरदर्शन नहीं था, टेलीविज़न नहीं था, और केवल रेडियो पर संसद समीक्षा आती थी, वो भी रात को जब सोने का वक्त हो जाता था 10 बजे के बाद, तब भी हम जागकर उस समीक्षा को सुनते थे और ये जानना चाहते थे कि किसने क्या बोला। इससे दो फायदे होते थे कि एक तो हमें अपने चुने हुए जनप्रतिनिधियों की प्रतिभा का, उनकी जिम्मेदारी का, उनके ज्ञान का अंदाज़ा लग जाता था, और दूसरे सरकार क्या कह रही है, किस मुद्दे पर क्या उसका मत है, ये भी पता चल जाता था। लेकिन अब इस समय ताली एक ही हाथ से बज रही है, लगातार बज रही है, दूसरी ताली की ज़रूरत ही नहीं है। सरकार को लगता है विपक्ष की ज़रूरत है ही नहीं, तो विपक्ष को वो नगण्य मानकर चल रही है। उसे लगता है कि लोकसभा, लोकतंत्र की जो गाड़ी है वो एक ही जुए से, मतलब एक तरफ सत्ता पक्ष लगा रहे तो खिंच जाएगी, दूसरी तरफ विपक्ष को लगने की ज़रूरत नहीं है। तो इन स्थितियों को बदला जाना चाहिए। ये ठीक है कि इस समय आपका जो ग्रह नक्षत्र है बहुत अच्छा चल रहा है, आप लगातार विजित हो रहे हैं, कांग्रेस को अपेक्षित सफलताएं नहीं मिल रही हैं, लेकिन आप ये मानकर चलिए कि इस देश में भले ही द्विदलीय लोकतंत्र नहीं है, बहुदलीय लोकतंत्र है, क्षेत्रीय दल अलग हैं, राष्ट्रीय दल अलग हैं, बावजूद इसके मुख्य प्रतिद्वंदी तो अगर कोई है तो विचारधारा के रूप से, संगठन के रूप से केवल भारतीय जनता पार्टी है और कांग्रेस है। तो दोनों बराबर के हैं। संसद में किसकी संख्या ज़्यादा है, किसकी कम है, इससे पार्टियों की विरासत का, पार्टियों के कामकाज का महत्व कम नहीं हो जाता। इस देश को बनाने में जितनी भूमिका भारतीय जनता पार्टी की पिछले 10 साल में, 10.5 साल में है, उससे बड़ी भूमिका कांग्रेस के हिस्से में आती है। उसने 5 साढ़े 5 साल
5 दशक तक इस देश को चलाया है, बनाया है। आप कह सकते हैं बिगाड़ा भी है, क्योंकि आपको कहने का हक है। लेकिन जो अभी तक 17-18 चुनाव लोकसभा के हुए हैं, उसमें से 7 बार अखंड प्रचंड बहुमत कांग्रेस को मिला, करीबन 4-5 बार उसने गठबंधन के साथ सरकार चलाई। तो इसलिए उसको कमतर आंकना ये एक राजनीतिक जो क्या कहना चाहिए संकीर्णता है। आप उसको अपना समकक्ष ही मानकर चलिए। संविधान में अगर किसी को कोई जिम्मेदारियां मिली हैं और चुनकर वहाँ आए, सभी सदस्य एक जैसे हैं, सबके अधिकार एक जैसे हैं। फ़र्क इतना है कि आप निर्णायक स्थिति में हैं और वो निर्णायक स्थिति में नहीं है, लेकिन वो हर विषय पर आपसे विमर्श करने की स्थिति में है, आपको रोकने, आपको टोकने की स्थिति में है, आपको सुझाव देने की स्थिति में है। तो आपको इतना दरिया दिल तो बनना पड़ेगा कि विपक्ष की बात को आप सुने। आपको लगता है हंगामा हो रहा है, तो आप हंगामे को शांत करने की कोशिश कीजिए, बैठक कीजिए। अभी तो ये होता है, मैंने देखा, आज ही देखा, पहला दिन था कि सब चेयरपर्सन आए और उन्होंने आते से जरा सा हंगामा 1-2 मिनट हुआ। उन्होंने कहा बैठक कल बुधवार तक के लिए स्थगित, मंगल तक के लिए भी नहीं, बुधवार तक के लिए स्थगित। अरे भाई, संसद चलाने पर इस देश की गरीब जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा खर्च होता है। तो ये केवल खेल तमाशे का मंच नहीं है कि आप आए, बैठे, जरा सा हंगामा हुआ और आपने संसद स्थगित कर दी कार्रवाई। अरे भाई, कोशिश कीजिए, 8 घंटे में आप 8 बार बात कीजिए, लोगों को वापस बुलाइए, फिर भी नहीं माने फिर वापस बुलाइए, फिर भी नहीं माने फिर वापस बुलाइए, पूरा दिन पड़ा है। ये कौन सा तरीका है कि भाई आप तो सीधे उठा के पहले से मन बना के आओ कि हमें संसद चलानी ही नहीं है। और संसद चलानी ही नहीं है तो फिर भैया संसद की ज़रूरत क्या है? संसद को आप भंग कर दो, चुनाव कराने की ज़रूरत क्या है? इसलिए आज जिस ढंग से हमने सत्ता पक्ष का रवैया देखा है, माननीय प्रधानमंत्री के तेवर देखे हैं, उसे देख करके ये आशंका और बलवती हो गई है कि ये संसद का जो शीत सत्र है, ये शीत नहीं रहेगा, ये गर्म सत्र रहेगा। इसमें लगातार हंगामे होंगे, लगातार मुद्दे उछाले जाएंगे और सत्ता पक्ष बजाय जवाब देने के इस तरह से सदन की कार्रवाई को टाल के या विपक्ष की अनुपस्थिति में अपनी कार्यसूची को मेजें थपथपा कर मंजूरी दिला करके काम चला लेगा। लेकिन ये तरीका ठीक नहीं है। संसद को हर मुद्दे पर, मणिपुर का मुद्दा 1.5 साल से उलझा हुआ है, 1.5 साल से एक सूबा चल रहा है, उस पर क्यों नहीं बात होनी चाहिए? और रोज़ बात होनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ केवल विशेष बहस का से ही काम नहीं चलेगा। इसी तरह से अगर वक्फ बोर्ड कानून के संशोधन का मुद्दा है तो उस पर बात क्यों नहीं होना चाहिए? आप क्यों अड़े हुए हैं कि इस कानून को बदला जाए? आप क्यों ये आरोप लगा रहे हैं कि ये बोर्ड जो है कानून जो बना है ये राजनीतिक तुष्टीकरण के लिए बना है? अरे भाई, जिस देश में केवल एक जाति के, एक धर्म के, एक समूह के लोग नहीं रहते, ये बहुवर्णीय देश है, सतरंगी देश है। इसमें तमाम धर्म हैं, तमाम भाषाएं हैं, तमाम बोलियां हैं, तमाम रीति रिवाज है, सबका अलग अलग है। तो उसको चलने दीजिए। अब आपके यहाँ तो स्थिति ये हो गई है कि वक्फ बोर्ड की जैसे ही बात करो तो आदमी आग बबूला हो जाता है और वो बात करने वाले को, वक्फ बोर्ड पर चर्चा करने वाले को देशद्रोही समझ लेता है। लेकिन ऐसा तो नहीं होता। और अब आप देखिए और कितनी एक जो प्रत्याशित बात सुनने को मिली है कि जो हिंदू राष्ट्र का सपना देखने वाले संगठन और उनके अनुसांगिक संगठन हैं, जो अपने आप को सनातनी कहते हैं, जो अपने आप को विश्व बंधुत्व वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, वो अब कहने लगे हैं कि वक्फ बोर्ड की तरह एक सनातन बोर्ड भी बनाइए। अरे भाई, किसने रोका था? सनातन बोर्ड बनाने की ज़रूरत क्या है? आपके यहाँ क्या वैसी परंपरा है जैसी कि अल्पसंख्यकों में है, वक्फ करने की, संपत्ति को वक्फ करने की? आपके यहाँ तो जो दान देते हैं वो गुप्त दान देते हैं। आपके यहाँ जो वर्षासन होता है, पूरे साल का अन्न, कपड़ा, वस्त्र, ये सब देते हैं। लेकिन ऐसी कोई व्यवस्था, ऐसी कोई तरीका आपके यहाँ कभी नहीं रहा कि अगर मैं अपनी संपत्ति समाज को देना चाहूँ तो मैं कोई एक संस्था हो जिसको दे दूँ। मैं ट्रस्ट बना के जाता हूँ, मैं किसी ट्रस्ट को सौंप के जाता हूँ जो काम कर रहे हैं, तो वो मेरी संपत्ति अगर मेरे वारिसान नहीं है,
या मेरे पास अधिक संपत्ति है, मैं उसको समाज के हित में लगाना चाहता हूँ, तो मैं ऐसी जुदा जो छोटी छोटी ट्रस्ट है, न्यास है और संगठन है, उनको दे के जाता हूँ। लेकिन हमारे पास अल्पसंख्यकों की तरह वक्फ बोर्ड नहीं है। निश्चित तौर पर वक्फ बोर्ड की अपनी भूमिका रही है, और वक्फ बोर्ड पर जो संपत्ति है वो लूट की संपत्ति तो नहीं है। अगर कोई ऐसा कहता है तो वो गलत कह सकता है। ये बात ज़रूर है, उसमें ये आरोप लगाए जा सकते हैं कि वक्फ बोर्ड ने तमाम संपत्तियों को, सार्वजनिक संपत्तियों को, सरकारी संपत्तियों को, किसानों की संपत्ति को हड़प लिया। अरे हड़प लिया, शिकायत आती है कोई व्यक्ति विशेष की तो आप उसकी जांच करा लीजिए, उसके लिए अदालतें बनी हैं। लेकिन उसके लिए बोर्ड में अपनी घुसपैठ करने के लिए, अपने लोगों को बैठाने के लिए कानून को बदलने की क्या ज़रूरत है भाई? और अगर बदलना है तो आपका कोई हाथ रोक नहीं सकता, क्योंकि आपको तो जब 3 किसानों के कानून आपने बनाए थे, किसान विरोधी कानून जो साबित हुए थे, तब भी कोई आपका हाथ नहीं रोक पाया था। 700 किसानों ने जब अपनी जान दे दी, तब कहीं जाकर के वो उन कानूनों पर अमल रुकवा पाए। कानून नए नहीं बने, वो कानून अभी भी सोए हुए पड़े हैं, और जब सरकार चाहेगी तो उन कानूनों पर अपना काम शुरू कर देगी। तो जनता के साथ सौहार्द बनाए रखना, विपक्ष के साथ सौहार्द बनाए रखना, और सदन की कार्यवाही में एक पारदर्शिता रखने की बहुत ज़रूरत है। और मैं तो कहता हूँ कि हर मुद्दे पर सदन के दोनों सदनों में, संसद के दोनों सदनों में गंभीर चर्चाएं होनी चाहिए। दुर्भाग्य से अब गंभीर चर्चा नहीं होती है। गंभीर चर्चा की बजाय नारेबाजी होती है। सत्ता पक्ष की ओर से माननीय मोदी मोदी होता है, और विपक्ष की ओर से राहुल राहुल होता है। अच्छा क्या है ना, व्यक्तियों के नारे लगाने से लोकतंत्र बचने वाला नहीं है। लोकतंत्र एक सामूहिक प्रयास है, सबको इसकी सुरक्षा करना है, सबकी इसमें भूमिका होती है। इसलिए किसी की भूमिका की अनदेखी मत कीजिए। संसद को हंगामे में डुबाने का आरोप लगाकर आप विपक्ष को कटघरे में खड़ा मत कीजिए। आप याद कीजिए, जब यही भारतीय जनता पार्टी, ये तो सत्ता में अभी आई है ना 2014 में, या उसके पहले अटल जी के समय में कुछ एक पीरियड के लिए, 5 साल के लिए, लेकिन जब ये भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी तो इसका सदन में विपक्ष के नाते कैसा व्यवहार होता था? मेरे ख्याल से वही व्यवहार होता था जो आज कांग्रेस या कांग्रेस के सहयोगी दलों का है। जो गैर भाजपा दल हैं उनका व्यवहार भी कमोबेश वैसा ही है जैसा कि अतीत में भारतीय जनता पार्टी का हुआ करता था। तो अब ये देश की जनता को तय करना है कि वो प्रतिकार की क्षमता करने की आदत तो भूल ही चुकी है। अब क्या वो ऐसी पंगु, ऐसी गूंगी संसद चाहती है जिसमें कि कोई बात ही ना हो? कोई बात करे तो उसको आप हंगामा कह के सदन के बाहर कर दें, और खाली संसद में अपने मंसूबे पूरे करने के लिए जो मसौदे हैं उनको पारित करा लें। तो मुझे लगता है कि इस पर सभी को विचार विमर्श करना चाहिए। अगर विचार विमर्श नहीं करेंगे तो जो अदावत है राजनीति में, जो लगातार बढ़ रही है और बढ़ती जाएगी, ये खाई और चौड़ी हो जाएगी। इस समय मुझे संसद में तमाम बुजुर्ग सांसद हैं, लेकिन ऐसा कोई सर्वमान्य नेता नहीं दिखाई दे रहा है जिसकी बात सब दल सुनते हों, सब दल के नेता सुनते हों, और वो इस तमाम उलझन के बीच में पंचायत करने की स्थिति में हो, जो दोनों दलों से बात कर सके। अभी तो लोग एक दूसरे से बात करने से कतराते हैं। संसदीय कार्य मंत्री जो हमारे हैं, वो कभी मैंने उनको किसी विपक्षी सांसद के घर आते जाते नहीं देखा, किसी नेता को उनके यहाँ चाय पीते हुए नहीं देखा। तो इतना बैर, इतनी ये जो अदावत किस मतलब की है? लोकतंत्र में सबको संवाद करते रहना चाहिए। चुनाव होते हैं, चुनाव ख़त्म हो जाते हैं, उसके बाद बैर भाव नहीं होना चाहिए। उसके बाद सबको मिलके काम करना चाहिए, सहमति और असहमति दोनों का सम्मान होना चाहिए। और ये अगर नहीं होगा तो ये आप तय मानिए कि ये लोकतंत्र बहुत दिनों तक चलेगा नहीं, और देश फिर से उन्हीं तानाशाही के दिनों में लौटेगा जो 1947 के पहले थी, चाहे वो अंग्रेज़ों की तानाशाही रही हो, चाहे वो मुग़लों की तानाशाही रही हो। तो अब ये देश को तय करना है कि उसका रास्ता कौन सा होगा। लोकतंत्र की जो पैरोकार लोग हैं उनको ये तय करना है, और सरकार की तो जिम्मेदारी है ही। तो मुझे लगता है कि बुधवार के बाद
संसद का जो चित्र है वो कुछ और स्पष्ट होगा। वो हंगामे में डूबा नहीं दिखाई देगा। अगर हंगामा होगा भी तो सरकार उस हंगामे का सामना करेगी, भागेगी नहीं सदन की कार्रवाई को स्थगित करके। तो आज के लिए मेरे ख्याल से सिर्फ इतना ही काफ़ी है। आप अगर इस वीडियो को थोड़ा भी पसंद करते हैं तो लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब करें तो सोने में सुहागा है, नहीं करते तो सुनते रहिए। मेरा तो यही आग्रह है। मुझे कोई इसमें वो प्लेटिनम बटन अभी नहीं चाहिए। मैं तो अपनी बात आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं, छोटे से मंच है और उसके ज़रिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।